बच्चों अभी तक हमने पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड बात। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी मेनली डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट, देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी विल ऑल्सो बी डिफरेंट। बच्चों हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जीज एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिफरेंट होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है या उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि हर रिएक्टेंट की नेचर डिफरेंट होती है। और जब रिएक्टेंट की नेचर डिफरेंट होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिफरेंट होंगे, तो उनके थ्रू जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी डिफरेंट होगी। दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी भी उनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब बच्चों एक पॉइंट लिखा हुआ है, रिएक्शंस विच हैव लेस ईए टेक्स प्लेस एट फास्टर रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हमें याद रखना है कि जिन रिएक्शंस में ईए कम होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है उनका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। क्यों बच्चों? बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी है ये। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, मतलब रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, इसका मतलब उसके पास पहले से सफिशिएंट एनर्जी उतनी है, तो उसको बाहर से रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि सपोज एक रिएक्टेंट की एनर्जी है 40 किलो जूल। कितनी किलो जूल? 40 किलो जूल। और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मिनिमम चाहिए वो है सपोज 100 किलो जूल। कितने किलो जूल? 100 किलो जूल। तो मुझे बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हुई? 100 माइनस 40 मतलब 60। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें हम मान लेते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी है सपोज 60 और थ्रेशोल्ड एनर्जी अभी भी 100 ही है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने दोनों एग्जांपल में सेम लिया है। रिएक्टेंट की एनर्जी यहां 40 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना था? 60। अब मुझे बताओ नीचे वाले एग्जांपल में, इस वाले में रिएक्टेंट के पास पहले से 60 किलो जूल एनर्जी है, यानी इस वाले रिएक्टेंट से इस वाले रिएक्टेंट में पहले से एनर्जी ज्यादा है। तो बताओ बाहर से रिक्वायर्ड एनर्जी यहां, यानी एक्टिवेशन एनर्जी यहां कितना रिक्वायर्ड होगा? 40 होगा, 40 मिनिमम। अभी हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी इसको बाहर से ज्यादा है, इसको रिक्वायर्ड एनर्जी बाहर से कम है। यहां रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। बच्चों हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं यहां दो रिएक्शंस में। ये जो हमने बात लिखी है कंपैरिजन की बात लिखी है कि इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी ज्यादा है, तो बाहर से रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत जो है वो कम है। इसका मतलब वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में खुद है वो थोड़ा ज्यादा कैपेबल है इसके कंपैरिजन में, और ज्यादा कैपेबल है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन थोड़ा फास्ट बनेगा, जल्दी बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। इसलिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको लिखना है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आता है बच्चों प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करते हैं बच्चों? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके पाथ को छोटा कर देते हैं, उसके पाथ को छोटा कर देते हैं, ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। और जब पाथ ही छोटा हो जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है, इसलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। और जब रिक्वायर्ड एनर्जी ही कम हो जाएंगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो ऑब्वियस ही बात है बढ़ता जाएगा। एक बात बच्चों में यहां ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चंस में कैटलिस्ट वर्ड लिखा हुआ आ जाए, अकेला सिर्फ कैटलिस्ट, तो हमें उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट ही मानना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो बच्चों इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो बच्चों जब भी कैटलिस्ट वर्ड अकेला लिखा हुआ आ जाए तो हमें उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट ही मानकर चलना है। थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीजेज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तो कैटलिस्ट लिखा हुआ है या पॉजिटिव कैटलिस्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है। तो कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं। कैसे, वो मैं भी आपको एक फिगर से समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है बच्चों
इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटेलिस्ट, मैंने कहा ना जब तक क्वेश्चन में नेगेटिव कैटेलिस्ट लिखा हुआ नहीं आए या इनहिबिटर लिखा हुआ नहीं आए तब तक आपको कैटेलिस्ट पॉजिटिव ही मानकर चलना है। तो नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देते हैं, पाथ को बढ़ा देते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के पाथ को बढ़ा देते हैं, लंबा कर देते हैं। सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहां से यहां फॉर्म होना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पाथ को बड़ा कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज्यादा लगेगा, यहां सारी टाइम की तो बात है, और टाइम ज्यादा लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। और पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं कि सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहां जा रहा था रिएक्शन में, ऐसे था पाथ, अब पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं, पाथ को छोटा कर देते हैं, ये वाला पाथ बना देते हैं। तो अपोजिट हो गया ना। नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या कर रहे हैं कि सपोज ये पाथ है तो नेगेटिव कैटेलिस्ट पाथ को बड़ा कर देते हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा। और पॉजिटिव कैटेलिस्ट अगर रिएक्शन ऐसे जा रही है पहले से तो उसके पाथ को छोटा कर देंगे, यानी डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेंज है, क्लियर है। तो नेगेटिव कैटेलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें बच्चों, तो ये वाला ग्राफ मेरा है कैटेलिस्ट के एब्सेंस में। ये है यहां से यहां बच्चों रिएक्टेंट की एनर्जी, यहां से यहां किसकी एनर्जी है बच्चों, रिएक्टेंट की पहले से जो एनर्जी है, और ये यहां से यहां क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये विदाउट कैटेलिस्ट की बात है। अब जैसे ही आप पॉजिटिव कैटेलिस्ट मींस कैटेलिस्ट ऐड करते हो तो देखो ये जो पाथ था हमारा वो पाथ छोटा हो गया पाथ छोटा। तो अब आपको पहले से जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है वो बताओ, यहां ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी और यहां कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। पाथ ही छोटा कर दिया, रास्ता छोटा कर दिया। यहां थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बच्चों ज्यादा रिक्वायर्ड थी, देखो यहां थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो गई, और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई। तो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों ही कम हो जाती हैं। समझ आया। और नेगेटिव कैटेलिस्ट इसका जस्ट अपोजिट कर देगा, वो इस पाथ को और बड़ा बना देगा, यानी पाथ अभी इतना है तो वो इस पाथ को ऐसा बना देगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। समझ आया। तो अगर हम इस बात को एक अच्छे से और ग्राफ से समझें बच्चों, तो हमारे पास अब नेक्स्ट ग्राफ आता है बच्चों यहां पर ये वाला। इसमें हमने तीनों बातों को समझा रखा है। देखो बच्चों, ये वाला जो ग्राफ है मेरा, कौन सा वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। अगर आप इस वाले ग्राफ को देखें, ये वाला ग्राफ बच्चों कैटेलिस्ट की एब्सेंस में है, विदाउट कैटेलिस्ट। अभी आपने कैटेलिस्ट ऐड नहीं किया तो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी नॉर्मल ये वाली है। अभी इसको हम लिख लेते हैं टी ई, ये नॉर्मल है अभी। ठीक है, अब आपने पॉजिटिव कैटेलिस्ट ऐड किया तो वो पाथ को क्या कर देगा, पाथ पहले ऐसा था नॉर्मल, पाथ को छोटा कर देगा। देखो हो गया पाथ छोटा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई। उसको हमने किससे डिनोट किया है, टीई डैश से, टीई डैश से। नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करेगा, पहले हमारा नॉर्मल पाथ इतना था, उसने पाथ को बढ़ा दिया, पाथ लंबा कर दिया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बढ़ गई, तो टीई डबल डैश, टीई डबल डैश। अब आप लोग मुझे बताइए इन तीनों में ऑर्डर क्या है। सबसे बड़ी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये वाली है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटेलिस्ट। और सबसे कम थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी है बच्चों, ये वाली टीई डैश, जो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में है। और ये हो गई मॉडरेट बीच वाली, जो कैटेलिस्ट की एब्सेंस में है। तो बच्चों यहां थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, रिक्वायर्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी। यहां थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे कम रिक्वायर्ड है, इसका मतलब यहां रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी और इसकी मॉडरेट होगी। आया समझ आपको। तो इस तरह से हम ये दो ग्राफ की बात कर रहे हैं। क्लियर है, ओके। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी मेनली दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ रिएक्टेंट और एक कैटेलिस्ट की प्रेजेंस पर। कैटेलिस्ट वर्ड अगर लिखा हुआ आ रहा है, जब तक नेगेटिव नहीं लिखा हुआ आएगा तब तक हम उस कैटेलिस्ट को पॉजिटिव ही मानेंगे। ओके, समझ आई बच्चों आपको बात। अब बच्चों हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें ओरिएंटेशन। क्या, ओरिएंटेशन फैक्टर। मैंने कहा था ना, एक होता है एनर्जी बैरियर, हमने एनर्जी की सारी बात कर ली, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, दैट इज डायरेक्शन फैक्टर, जो मैं आपको हल्का सा आइडिया पहले बता चुका हूं। जब तक रिएक्टेंट के कॉलिजन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होंगे, तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन दोनों बैरियर एक साथ होना चाहिए, यानी अगर किसी का प्रॉपर ओरिएंटेशन है लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिली तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब जहां ओरिएंटेशन प्रॉपर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी उसको मिल गई है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे। क्लियर है? तो देखो ये दो रिएक्टेंट है A2 एंड B2, अगर ये प्रॉपरली इस तरह से कोलाइड हो रहे हैं, इस तरह से, तो देखो AB एक प्रोडक्ट बन गया, AB एक प्रोडक्ट बन गया। ये है हमारा जो हमने कहा था हाईली अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों अगर यहां प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब इसने थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी अचीव कर लिया है, और ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन भी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए थी वो भी इसकी सही है। यहां बात करें तो देखो अगर ये इस तरह से कोलाइड करते हैं, देखो आप अरेंजमेंट डिफरेंट है बच्चों दोनों में, यहां कुछ अलग डायरेक्शन में है और यहां अलग डायरेक्शन में है। एक एग्जांपल लिया है बच्चों, रैंडमली है, हम तो एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। अगर इस तरह से कोलाइड हो रहा है तो बच्चों यहां प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ये दोनों अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, इसे कहेंगे इनइफेक्टिव कॉलिजन, दैट इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इफेक्टिव कॉलिजन, इनइफेक्टिव कॉलिजन। आया समझ? क्लियर है? तो ये हमने ओरिएंटेशन फैक्टर की भी यहां पर बात की बच्चों। अब आता है बच्चों कॉलिजन थ्योरी की लिमिटेशंस। कॉलिजन थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन। मैक्स टॉर्च एंड विलियम लुइस की ये जो थ्योरी है, ये जनरली बच्चों गैसियस रिएक्शन के लिए ही वैलिड होती है, एंड ऑल्सो फॉर सम सॉल्यूशंस इन विच रिएक्टिंग स्पीशीज आर मॉलिक्यूल्स। मेनली गैसियस के लिए और कुछ सॉल्यूशन जिसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये लिमिटेशन है बच्चों, प्रैक्टिकली हमें ध्यान रखने हैं। दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बच्चों ये वाला ड्रॉबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि हम जो कॉलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं वो जनरली बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल समझा था, ये वाला देखो आप, ये वाला जो अभी हमने देखा था बायोमॉलिक्यूलर के लिए ही है, दैट इज A2 एंड B2। तो एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल। तो जो कॉलिजन थ्योरी मैक्स टॉर्च एंड विलियम लुइस ने समझाई है, हमें एक्सप्लेन की है, वो एक्चुअली A2 प्लस B2 यानी हम बोले बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए ही एक्सप्लेन की है। ये इनका ड्रॉबैक है, हमें ध्यान रखना है। बट फेल्स फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही। इट कंसिडर्स मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर। कॉलिजन थ्योरी ने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हार्ड स्फीयर्स की तरह कंसीडर किया है और उनके कॉलिजन को उसी तरह से एक्सप्लेन किया है। एंड इग्नोर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हार्ड स्फीयर ही माना है बस, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स कोई और भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, उनको उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ कॉलिजन थ्योरी, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है सिंपल बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए ही जनरली ये एक्सप्लेन किया गया है। समझ आ रहा है? ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट विद इफेक्टिव कॉलिजन्स। बच्चों हम इसकी बात कर चुके हैं कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, जो इफेक्टिव कॉलिजन्स में ही फॉर्म होता है। ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बच्चों EA फॉर रिएक्शन डज नॉट डिक्रीज। बच्चों EA पर कोई इफेक्ट नहीं आता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, बट नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, बच्चों एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है। विच आर क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर इंक्रीजेज, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं, मींस इफेक्टिव कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं, बट जो एनर्जी का रिक्वायर्ड अमाउंट है बच्चों उस पर कोई चेंज नहीं आता है, वो उतना ही रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपने एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए। सपोज मेरे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है 20 किलो जूल और 80 मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से 80 से अब मॉलिक्यूल्स का नंबर हो गया सपोज 90। ठीक है, तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर तो बढ़ गया। पहले 20 किलो जूल एनर्जी 80 मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट था, टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ गया, तो अब जो 20 किलो जूल एनर्जी है वो 90 मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उतना ही रहा, लेकिन एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, बट एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस, आर्रीनियस कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। नाउ व्हाट इज E की पावर माइनस EA अपॉन RT बच्चों? बच्चों इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं।
नॉट अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बच्चों, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये क्या है बच्चों हमने कहा था सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स या कॉलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाते हैं, बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो बच्चों ये वही है, क्या है ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है बच्चों ये? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than or equal to थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। बात एक ही हो गई यहां तो बच्चों ये उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है। ये e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी प्रैक्टिकली क्या शो करता है? उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन शो करता है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है। सपोज थ्रेशोल्ड एनर्जी 80 किलो जूल है, अगर आप मिनिमम 80 किलो जूल प्रोवाइड करोगे तो भी प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आप 80 से ज्यादा दे दोगे तो भी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप मिनिमम 80 से कम दोगे तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। इसीलिए तो ये वो मॉलिक्यूल्स का नंबर है जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। और प्रोडक्ट कौन फॉर्म करते हैं? जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन के या तो इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। समझ आई? अगर मिनिमम उतना दे दोगे तो भी प्रोडक्ट बनेगा, और उससे ज्यादा दे दोगे तो प्रोडक्ट बनना ही है, लेकिन उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो इफेक्टिव कॉलिजन्स ही है ये। e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी एक्चुअली इफेक्टिव कॉलिजन को ही शो कर रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी या तो इक्वल है या ज्यादा है, किससे? थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन से। तो ये आर्नियस ने कंक्लूजन निकाला कॉलिजन थ्योरी से कि एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन अब सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करेगी जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन के या तो इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, क्योंकि वही सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म कर पाते हैं। तो जितना ज्यादा ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो व्हाट इज ईए? एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज आर? गैस कांस्टेंट, क्योंकि ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो गैसियस रिएक्शन के लिए ही एक्चुअली है। टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। प्रोपोर्शनल साइन जब हटाया बच्चों आर्नियस ने, तो R इक्वल्स टू आया P इंटू Z, P इंटू Z इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। बच्चों यहां ये जो P और Z है, इस P को कहते हैं बच्चों स्टेरिक और ओरिएंटेशन फैक्टर। क्या कहा आर्नियस ने? ये सब प्रैक्टिकल ही है बच्चों, हमें लर्न करना है डायरेक्ट, इन सबके बहुत डीप में हमको नहीं जाना है। P इज स्टेरिक और ओरिएंटेशन फैक्टर, ये वही है बच्चों ओरिएंटेशन बैरियर की जो बात हो रही है। Z हम जानते हैं बच्चों कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज Z इज हियर? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटा के उन्होंने यहां पे दो कांस्टेंट लगाए P और Z। P को कहते हैं स्टेरिक और ओरिएंटेशन फैक्टर और Z इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ रहा है? अब हम यहां पर बच्चों क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following reaction are correct for endothermic reaction? बच्चों आपको बताना है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें याद रखना है एंडोथर्मिक के लिए हम जानते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो हमको एंडोथर्मिक के लिए बच्चों ये याद होना ही चाहिए कि जब हम डेल्टा H इज इक्वल्स टू HP माइनस HR पढ़ते हैं, तो जब HP बड़ा होगा तभी डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। मींस HP मस्ट बी ग्रेटर देन HR। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन तीनों कंडीशन के ग्राफ बनाते हैं और फिर चेक करते हैं कौन सा सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन E इक्वल्स टू डेल्टा H। ठीक है, ये बच्चों यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। EA और डेल्टा H इक्वल होना चाहिए, बनाते हैं बच्चों अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहां देखें तो देखिए ये हो गया मेरा डेल्टा H। ठीक है, और ये हो गया बच्चों EA। अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली EA और डेल्टा H इक्वल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली EA और डेल्टा H इक्वल है। हमने इस कंडीशन का पहले ग्राफ बना लिया। अब चेक करते हैं ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। बच्चों एंडोथर्मिक में HP ग्रेटर देन HR होना चाहिए। क्या है इसमें? चेक करते हैं। इट इज HR, सॉरी HP एंड इट इज HR।
बताओ इस ग्राफ में HR इज ग्रेटर देन HP, तो क्या ये एंडोथर्मिक हुआ? नहीं बच्चों, ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है। समझ आया? इसमें HR और HP में HR बड़ा है तो ये तो एक्सोथर्मिक हो गया। सेकंड ग्राफ चेक करते हैं बच्चों। EA ग्रेटर देन डेल्टा H, EA ग्रेटर देन डेल्टा H, डेल्टा H से बड़ा होना चाहिए EA। चेक करते हैं बच्चों। एक ग्राफ ये बनाया मैंने बच्चों, क्या ये जो EA है और ये मेरा बच्चों डेल्टा H है, ठीक है, क्या इसमें EA और डेल्टा H में EA डेल्टा H से बड़ा है? हाँ है, EA इज ग्रेटर देन डेल्टा H। बच्चों इसमें EA डेल्टा H से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अब चेक करते हैं क्या HP ग्रेटर देन HR है। तो अगर हम इसमें बात करें क्या HP और HR में, ये बच्चों हमारा हुआ यहां से यहां HP और ये हुआ बच्चों हमारा HR, तो क्या इसमें HP ग्रेटर देन HR है? हाँ, इसमें HP इज ग्रेटर देन HR है। तो क्या ये एंडोथर्मिक हुआ? हाँ, ये एंडोथर्मिक का ग्राफ हुआ। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया। फर्स्ट नहीं है बिकॉज ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसका डेल्टा H नेगेटिव आएगा और इसका पॉजिटिव आएगा। अब हम थर्ड चेक करते हैं, EA इज लेस देन डेल्टा H। तो क्या थर्ड में हम बात करें अगर EA लेस देन डेल्टा H का हमें ग्राफ बनाना है, तो EA छोटा बनाना है और डेल्टा H बड़ा बनाना है। तो जब आप इस तरह से ग्राफ बनाओगे तो बच्चों ये हुआ हमारा डेल्टा H और बच्चों ये हुआ हमारा EA। बना दिया हमने। तो हमने क्या किया, पहले इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया, चेक किया HR और HP में, तो HR बड़ा था एक्सोथर्मिक। हमने इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया, EA बड़ा आ रहा है, डेल्टा H छोटा आ रहा है, ये कंडीशन है। HP बड़ा आ रहा है HR से, एंडोथर्मिक। इसको हमने बनाया, EA इज लेस देन डेल्टा H, बना तो दिया हमने। अब चेक करते हैं एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। तो बच्चों ये हुआ हमारा HR और ये हुआ बच्चों HP। इसमें भी HR इज ग्रेटर देन HP आ रहा है। तो बताओ ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा? सेकंड इज द आंसर। यानी एंडोथर्मिक में इन तीनों कंडीशन में से सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल होती है, दैट इज EA ग्रेटर देन डेल्टा H। यानी उसमें EA का मिनिमम वैल्यू हमेशा डेल्टा H से ज्यादा ही होगा। हमने वो ग्राफ बना के यहां से देखा। क्लियर है? समझ आया आपको? इसको अच्छे से देख लीजिए आप। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, फिर HR और HP में देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर हुआ बच्चों सेकंड। इन वन एंड थर्ड ऑप्शन HR इज ग्रेटर देन HP, सो डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक। इन सेकंड ऑप्शन HR इज लेस देन HP, सो डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक। आया समझ? अब हम ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग सेम क्वेश्चन एक्सोथर्मिक के लिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर वही बच्चों तीन ऑप्शंस हैं, हमें चेक करना है एक्सोथर्मिक के लिए कौन सा सही है। एक्सोथर्मिक में हमें ध्यान रखना है क्या बच्चों कि HR इज रिलेटेड HP, तो HR बड़ा होना चाहिए HP से, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑप्शन का एक ग्राफ प्लॉट किया, तो हम देखते हैं इसमें कि क्या EA और डेल्टा H इक्वल है। देखिए EA और डेल्टा H इक्वल है बच्चों, ये EA हो गया, ये डेल्टा H हो गया। इसमें EA ग्रेटर देन डेल्टा H, बिल्कुल देखो आप, ये EA है और ये बच्चों डेल्टा H है। इसमें अगर आप देखो बच्चों तो ये EA है और ये हमारा बच्चों यहां से यहां डेल्टा H है। अब हमने ऑप्शन के कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्राफ तो प्लॉट कर लिए। अब चेक करना है एक्सोथर्मिक का कौन सा है और कौन सा नहीं है। एक्सोथर्मिक के लिए हमें चेक करना है HR और HP में। तो बच्चों ये हो गया HR, ये हो गया HP। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में HR ग्रेटर देन HP। इसमें अगर आप देखो तो HR HP से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा है, ग्रेटर है। HR इज स्लाइटली ग्रेटर देन HP, बट है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो HR HP से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप तीनों ऑप्शन में देखो बच्चों तो HR HP से ग्रेटर है, और इसका मतलब तीनों में ही हमारा डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया? इसलिए आंसर क्या हो गया? फोर्थ, एनी ऑफ द अबव।
यानी एक्सोथर्मिक के लिए इन तीनों ग्राफ में से कोई सा भी ग्राफ पॉसिबल है। तीनों ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो एक्सोथर्मिक को ही शो करेंगे, लेकिन एंडोथर्मिक में सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल थी बच्चों, EA ग्रेटर देन डेल्टा H, और यहां तीनों में से कोई सी भी कंडीशन पॉसिबल है। क्लियर? तो बच्चों आंसर हो गया फोर्थ, इन ऑल कंडीशन HR ग्रेटर देन HP सो दैट डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव। आया समझ? क्लियर है? अब बच्चों हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन यूजिंग फॉलोइंग ग्राफ। बच्चों आपको इस ग्राफ को देखकर इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको वो ग्राफ जो मैंने बताए थे समझ आ गए होंगे तो आई होप आपको समझ आ गए थे, इजी है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें मार्क करते हैं कौन सी वैल्यू क्या क्या गिवन है। देखिए बच्चों, यहां ये है हमारे पास HP, ठीक है, तो हम इन एक एक वैल्यू को पहले से नोट कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं और फिर लिख लेते हैं। ये है बच्चों हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी, जैसा हमने समझा था। तो मेरे पास बच्चों HP की वैल्यू कितनी है, 20 किलो जूल। ओके, 20 किलो जूल। बच्चों यहां से यहां ये किसकी एनर्जी है, मेरे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ हो गया। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, 40 किलो जूल। तो रिएक्टेंट की एनर्जी आ गई मेरे पास 40 किलो जूल। तो पहले हम सारी एनर्जीज को लिख लेते हैं। बच्चों यहां तक ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ये हमारी कौन सी एनर्जी होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो ये मेरी ओवरऑल कितनी है पूरी, यहां से ओरिजिन से यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक आंसर तो हमारा वैसे ही आ गया बच्चों। थ्रेशोल्ड एनर्जी उसने पूछा था, दैट इज डायरेक्ट 100 किलो जूल। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। डेल्टा H हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का आंसर आ गया। हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू होता है बच्चों HP माइनस HR। HP कितना है बच्चों, 20। HR कितना है, देखो HP है 20 और HR कितना है 40। तो 20 माइनस 40 कितना होता है बच्चों, माइनस 20 किलो जूल। तो बच्चों एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्योंकि माइनस है, और बिल्कुल सही, एक्सोथर्मिक के सारे ग्राफ नीचे की तरफ होते हैं। तो बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। सेकंड आंसर हमारा आ गया डेल्टा H, हीट ऑफ रिएक्शन आ गया। हमने दो चीजें इजीली फाइंड आउट कर ली, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। बच्चों ये हमारा रिवर्सिबल है, तो यहां से यहां ये हुआ बच्चों मेरा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बच्चों ये है मैक्सिमम वैल्यू है 100 और ये मिनिमम वैल्यू है ये वाली, दैट इज 40, और ये है बच्चों 100, और मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें, मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता है, ये डिफरेंस मुझे पता करना है। तो कैसे करेंगे, 100 माइनस 40, 100 माइनस 40। तो मेरे पास बच्चों थर्ड जो है EA फॉरवर्ड, तो बच्चों EA फॉरवर्ड हो जाएगा 100 माइनस 40, दैट इज कितना, 60 किलो जूल। कितना, 100 माइनस 40 दैट इज 60 किलो जूल। अब मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों EA बैकवर्ड। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, EA बैकवर्ड। तो अब EA बैकवर्ड के लिए ये रहा बच्चों EA बैकवर्ड, ये रहा बच्चों EA बैकवर्ड। अब EA बैकवर्ड में बच्चों यहां तक, बच्चों ये नीचे तक, यहां तक है ये बैकवर्ड। तो ये हुआ मेरा 100, तो मैक्सिमम। अब मिनिमम कितना है बच्चों मेरा, 20 है ये। तो 100 और 20 देख लो, ये तो मैक्सिमम इस बार 100 है और मिनिमम इस बार 20 है। तो 100 माइनस 20 बच्चों कितना आया, 80 किलो जूल। तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी ज्यादा है, बैकवर्ड वाली या फॉरवर्ड वाली, बैकवर्ड वाली। सही है, एक्सोथर्मिक के लिए बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और एक्सोथर्मिक है हमारा ग्राफ। तो EA फॉरवर्ड के लिए 100 माइनस 40 किया बच्चों, ये डिफरेंस। EA बैकवर्ड के लिए 100 माइनस ये वाला, दैट इज 20। तो 100 माइनस 20 कितना हुआ बच्चों, 80 किलो जूल। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, समझ आया। तो आंसर्स क्या क्या हुए बच्चों हमारे, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया बच्चों 100 किलो जूल। डेल्टा H रिएक्शन कितना आया था बच्चों, माइनस 20 किलो जूल। EA फॉरवर्ड कितना आया था, 60 किलो जूल, और EA बैकवर्ड कितना आया था बच्चों, 80 किलो जूल। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे ये आंसर्स आ गए हैं। क्लियर, समझ आया यहां तक। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
एन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, बच्चों यहां आपको क्लियरली गिवन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव मींस HP ग्रेटर देन HR, ठीक है। इज अकरिंग इन 2 स्टेप, रिएक्शन बच्चों 2 स्टेप में हो रही है। आपको बताना इन चारों में से विच ग्राफ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड फॉर दिस रिएक्शन। करते हैं चेक बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में स्लो लिखा हुआ है, स्लो का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम, और हमने पढ़ा था जब रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, यानी इसका जो है बच्चों स्लो का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, और फास्ट का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है बच्चों वो कम होता है। यही हमारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा टूल है कि यहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि स्लो है, यहां एक्टिवेशन एनर्जी कम है क्यों, क्योंकि फास्ट है। एक टूल तो ये हो गया। दूसरा एंडोथर्मिक, जिसमें HP ग्रेटर देन क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक में HP ग्रेटर देन HR। बस अब बहुत इजीली हो जाएगा। हमें एक तो ये चीज कंफर्म है और एक ये कंफर्म है। चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या बच्चों ये एंडोथर्मिक है, हमें क्वेश्चन में एंडोथर्मिक बोला है, चेक करना है क्या ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है। चेक करते हैं बच्चों। ये है मेरा HP और ये है बच्चों HR। तो मुझे बताओ HR और HP में कौन बड़ा है। HR इज ग्रेटर देन HP, तो ये तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो एक ऑप्शन तो हमारा हट गया, ये हो गया एक्सोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव। तो हमसे क्वेश्चन में एंडोथर्मिक बोला है, तो ये आंसर तो हमारा नहीं है क्योंकि यहां HR बड़ा है HP से। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। हमें क्वेश्चन में 2 स्टेप्स दिए हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। क्या आपको नजर आ रहा है यहां पे 2 स्टेप? देखो यहां 2 स्टेप थे, A + B से X से AB। इसमें भी देखो A + B से X से AB। इसमें भी है 2 स्टेप, लेकिन यहां तो सिर्फ एक ही स्टेप दिखा रखा है, लेकिन क्वेश्चन में तो 2 स्टेप है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि 2 स्टेप तो होने चाहिए। एंडो एक्सो की बात बाद में है। वैसे भी अगर हम चेक करें तो ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है क्योंकि यहां HR HP से बड़ा है और 2 स्टेप भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है। थर्ड चेक करते हैं बच्चों, देखते हैं। इट इज HP एंड इट इज HR। इट इज HP एंड इट इज HR। अगेन बच्चों HR इज ग्रेटर देन HP। यहां भी बच्चों HR और HP में HR HP से बड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बच्चों बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। बट चेक करेंगे हम। देखो बच्चों ये है हमारा HP और ये है HR। तो देखो HP और HR में कौन बड़ा है, HP बड़ा है। तो HP इज ग्रेटर देन HR, तो एंडोथर्मिक हो गया, सही है। ये चेक करते हैं। देखो बच्चों यहां हमारा ये वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी है A + B से X, बच्चों ये चीज आपको चेक करनी आनी चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है, हो सकता है दोनों ही ग्राफ हमारे एंडोथर्मिक होते। फिर उस केस में हम क्या करते, फिर उस केस में हमें चेक करना होगा एक्टिवेशन एनर्जी को। तो यहां ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी और एक एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों मेरे पास ये वाला। तो A + B से X फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी देखो ज्यादा है, यानी स्लो स्टेप। X से AB बनने का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो थोड़ा कम है। तो ये वाला फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है यानी स्लो, यहां सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कम है यानी फास्ट, और एंडोथर्मिक भी है, इसलिए हमारा आंसर हो गया बच्चों फोर्थ ऑप्शन। समझ आया? इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों इस क्वेश्चन में, फोर्थ आंसर। क्यों हुआ फोर्थ आंसर? क्योंकि यहां HP ग्रेटर देन HR और ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी इस वाले एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, और बाकी ये तीनों ग्राफ एक्सोथर्मिक के हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। समझ आया? ये आंसर इसका फोर्थ है बच्चों। ओके, क्लियर है? समझ आया यहां तक बच्चों? अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर, हम जानते हैं प्रेशर सिर्फ गैसेस के लिए होता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड लाइट। देयर आर 6 फैक्टर्स, टोटल 6 फैक्टर्स हैं जिन पर रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसको 1 by 1 अगर देखें बच्चों
सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम बोलना चाहते हैं फर्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस ये फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की। अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो गैसियस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होते हैं क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होंगे तो वो थोड़ा रैंडमली ज्यादा मूव करेंगे, रैंडमली मूव ज्यादा करेंगे, ज्यादा स्पेस कवर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी भी उनकी बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो उनमें कॉलिजन जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, रैंडमली मूव करेंगे कंटेनर के अंदर। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा ज्यादा होता है, तो उनमें कॉलिजन्स के चांसेस थोड़े कम होंगे। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनमें रैंडम मोशन कम होगा तो कॉलिजन्स कम होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस। सॉलिड से लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा क्या हो जाता है, कम। लिक्विड से गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कम हो जाएगा तो रैंडम मोशन बढ़ जाएगा जिससे कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, और कॉलिजन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। लाइक दिस देखिए आप, सॉलिड में पार्टिकल्स एक ही जगह रहते हैं, रिजिड, वहीं पर क्लोजली पैक्ड होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं बस ऐसे ऐसे, है ना, स्पेस अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, कोलाइड नहीं कर पाते हैं। लिक्विड में थोड़ा पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा दूर होंगे तो मोशन थोड़ा बढ़ जाएगा, कॉलिजन थोड़े बढ़ जाएंगे। और गैस की बात करें तो देखो पूरे कंटेनर को कवर कर रहे हैं, रैंडम मोशन ज्यादा कर रहे हैं, कॉलिजन ज्यादा करेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में मोशन बढ़ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो जब कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। आया समझ बच्चों, ये आपको क्लियर है। अगर अब हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट में सेकंड की बात करें, फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स, कब, जब रिएक्टेंट सॉलिड होता है। सॉलिड के केस में हम पार्टिकल की साइज की बात करेंगे। क्या कि अगर फिजिकल साइज कम होगा, फिजिकल साइज अगर कम होगा बच्चों तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यानी जिसका साइज बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जिसका साइज छोटा होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब बच्चों जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स वहां पर उतना ही ज्यादा कोलाइड करेंगे। जितना ज्यादा सरफेस होगा कॉलिजन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, और कॉलिजन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। लाइक दिस देखिए आप, एक ब्लॉक है, सॉलिड पार्टिकल है, आपने उसको दो पीस में ब्रेक किया, सरफेस एरिया बढ़ गया बच्चों। यहां पे आपको सिर्फ एक ही सरफेस मिल रहा था, अब आपको यहां पे दो सरफेस मिल रहे हैं, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा यहां पर आकर एक्यूमुलेट हो सकते हैं, तो उनमें कॉलिजन ज्यादा होंगे, सरफेस ज्यादा है। फिर आपने उसके दो कट और किए, अब आपके पास देखो सरफेस और ज्यादा हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो यहां सरफेस ज्यादा है तो पार्टिकल ज्यादा कोलाइड करेंगे, और ज्यादा कोलाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। आया समझिए आपको बच्चों, क्लियर है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें हमने पहले बात किया फिजिकल स्टेट, साइज ऑफ रिएक्टेंट दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बच्चों फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स में हमने क्या कहा, सरफेस एरिया यहां ज्यादा है क्योंकि पार्टिकल्स की साइज छोटी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कॉलिजन ज्यादा होंगे। अब हम बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम ये बात पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, और रिएक्टेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, कॉलिजन्स उतने ज्यादा होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। लेकिन एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर एंड नेगेटिव ऑर्डर। बच्चों जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर में हमने इस तरह से पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट, तो हमने इसको लिख दिया था ऐसे। और अगर नेगेटिव ऑर्डर है बच्चों, नेगेटिव ऑर्डर का मतलब होगा सपोज ए की पावर -1, तो बच्चों यहां पर डिपेंड तो कर रहा है, यहां रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब होता है बच्चों R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, कि अगर आप A का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इन जनरली रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जीरो ऑर्डर में तो डिपेंड ही नहीं करता, नेगेटिव ऑर्डर में इनवर्स हो जाता है बच्चों, बस ये हमको ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों,
हियर वी हैव फ्यू मॉलिक्यूल्स, देयर आर फ्यू कॉलिजन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज लो। यहां मॉलिक्यूल्स कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, अमाउंट कम है, तो कॉलिजन कम होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। यहां अगर हम बात करें बच्चों, मॉलिक्यूल ज्यादा है तो अमाउंट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कॉलिजन ज्यादा होंगे, और जब कॉलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होना है। तो इस तरह से जब आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं। आ रहा है समझ बच्चों? ये आपको दो फैक्टर्स हमने अभी तक पढ़ लिए। नाउ थर्ड फैक्टर, प्रेशर। प्रेशर हम किसके लिए स्टडी करते हैं बच्चों? गैसेस के लिए। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल व्हेन रिएक्टेंट्स आर सॉलिड और लिक्विड। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड और लिक्विड बच्चों एक्चुअली इनकंप्रेसिबल टाइप होते हैं। सॉलिड और लिक्विड को आप ज्यादा, सॉलिड को तो आप कंप्रेस कर ही नहीं सकते हो, लिक्विड को भी आप नेग्लिजिबली कंप्रेस करोगे। तो जब आप उन पर प्रेशर लगाओगे तो उनके पार्टिकल्स जब कंप्रेस ही नहीं होंगे, जब कंप्रेस ही नहीं होंगे तो कॉलिजन्स पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम प्रेशर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स को आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे उतना अच्छे से जितना सॉलिड को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हम। और गैस के पार्टिकल्स रैंडमली होते हैं, हम उनको पास ला सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो जब आप पास लाओगे तो कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो बट इफ रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट then rate of reaction increases on increasing pressure because number of effective collision increases. That is the important point. Like this. देखो यहां गैस के मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर हैं, आपने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, इतना पार्टिकल्स थोड़े क्लोज आ गए। आपने प्रेशर और इंक्रीज किया, पार्टिकल्स और क्लोज आ गए। तो मुझे बताओ कॉलिजन सबसे ज्यादा कहां होंगे? ऑब्वियस सी बात है, यहां प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो तो कॉलिजन्स बढ़ते जाएंगे, और जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन हम सॉलिड लिक्विड में ऐसा नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब बच्चों, ध्यान रखना है हमको। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, टेम्परेचर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, जिसे हमें स्टार लगाना है बच्चों, 5 स्टार पॉइंट है ये। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of reaction increases whether the reaction is exothermic or endothermic। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों। रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, दोनों में ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। when temperature increases, kinetic energy of molecule increases, so number of activated molecule increases, thus rate of reaction increases and rate constant भी बच्चों also increases। हमने पढ़ा था बच्चों rate constant depends on temperature and catalyst। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। क्लियर है? क्यों बढ़ता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो कॉलिजन्स बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन मेनली किस पर डिपेंड करता है? इफेक्टिव कॉलिजन्स पर। तो बच्चों यहां एक क्वेश्चन आता है, ऑप्शन होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। फर्स्ट ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीजेज, सेकेंड ऑप्शन इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीजेज, थर्ड ऑप्शन इन इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीजेज, एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अब बताओ बच्चों आंसर क्या टिक करोगे आप? तो आंसर हम टिक करेंगे इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीजेस, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो बच्चों टोटल कॉलिजन भी आ जाए और इफेक्टिव कॉलिजन भी आ जाए, जब दोनों में से हमें सिंगल टिक करना होगा तो मोर प्रायोरिटी किस पे टिक करेंगे? इफेक्टिव कॉलिजन्स पे टिक करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मेनली इफेक्टिव कॉलिजन पे डिपेंड करता है। हां, अगर इफेक्टिव कॉलिजन वाला ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम टोटल कॉलिजन पे टिक कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब टोटल कॉलिजन और इफेक्टिव कॉलिजन दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो हमें इफेक्टिव कॉलिजन पर ही टिक करना है। लेकिन अगर इफेक्टिव कॉलिजन वाला ऑप्शन ही नहीं हुआ फिर हम टोटल कॉलिजन पे टिक करना ही होगा हमें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन तो बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमको। नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स मतलब बच्चों क्या हुआ? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ इफेक्टिव कॉलिजन्स। क्या हुआ बच्चों? इफेक्टिव कॉलिजन्स। तो अभी हम यहां जो बात कर रहे हैं बच्चों वो इफेक्टिव कॉलिजन की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कॉलिजन्स
बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। क्लियर है? तो इस तरह से देखो, यहां टेम्परेचर रेंज कम है तो मॉलिक्यूल्स का मोशन थोड़ा कम है। आपने टेम्परेचर रेंज थोड़ा इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ गया। आपने टेम्परेचर रेंज और बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स का मोशन और बढ़ गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स का मोशन स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ही होगा। आ रहा है समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों एक प्रैक्टिकल बात है जो हमारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल फैक्ट है ये, डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली है, हमें ध्यान रखना है। जनरली इट इज फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। क्या बच्चों? जनरली ऐसा देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं ना जब टेम्परेचर को, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस पर ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट, दोनों, क्योंकि टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट भी डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों ही 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स की रेंज में इंक्रीज हो जाते हैं। 2 से 3 टाइम्स हो जाते हैं इस रेंज में, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, इस रेंज में इंक्रीज हो जाते हैं। कब? जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तब। ठीक है, तो उसको कैसे समझाएंगे बच्चों? टेम्परेचर कॉफिशिएंट देखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स विच विल बी डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, मान लेता हूं मैं टी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को मैंने लिखा KT। आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, तो जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दोगे तो अब आप रेट कांस्टेंट को कैसे लिखोगे? KT प्लस 10। तो T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट हुआ KT, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने उसको लिखा KT प्लस 10। अब दोनों का रेशियो ले लिया बच्चों, ये फाइनल रेट कांस्टेंट, ये इनिशियल रेट कांस्टेंट, फाइनल अपॉन इनिशियल। तो बच्चों जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो यहां से यहां जब आप पहुंचते हो तो रेट कांस्टेंट बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। तो T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट KT, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, उसको आपने लिखा कैसे, रिप्रेजेंट कैसे किया? KT प्लस 10, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? 2 to 3 टाइम्स की रेंज में आ जाती है। उसी रेशियो को हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट म्यू। तो फाइनल रेट कांस्टेंट अपॉन इनिशियल रेट कांस्टेंट को डिनोट करा जाता है बच्चों म्यू से, जिसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, जिनमें डिफरेंस कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2 से 3 टाइम्स की रेंज में आ जाएगा। समझ आया? और फिर वही बात, अभी हमने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों के लिए ही कर रहे हैं बच्चों। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो K2 अपॉन K1, फाइनल रेट कांस्टेंट अपॉन इनिशियल रेट कांस्टेंट, या फिर फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों ये हमारा एक न्यूमेरिकल मैथमेटिकल रिलेशन आ गया है यहां से, जो हमको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो क्या आया? K2 अपॉन K1 या R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू म्यू की पावर डेल्टा T अपॉन 10, म्यू की पावर डेल्टा T अपॉन 10। ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ये इसी का एक कंक्लूजन है जो मैथमेटिकली सॉल्व किया गया, हमें डायरेक्ट लर्न करना है। इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड देन कंसीडर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आप टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूम करके चलेंगे, दैट इज रूम टेम्परेचर अज्यूम करेंगे। इफ म्यू इज नॉट गिवन, अगर आपको ये रेंज भी गिवन नहीं है कि आपको 2 लेना है या 3 लेना है, तो हम जनरली 2 ही लेकर चलते हैं। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाएगा हम मिनिमम रेंज दैट इज 2 ही मानकर चलेंगे, इट इज मिनिमम 2। क्वेश्चन में जब तक वो 3 की बात नहीं करेगा हम ट्रिपल वाली बात करेंगे नहीं, अदरवाइज हम हमेशा डबल मानकर चलेंगे। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाएगा हम डबल मानकर ही चलेंगे, और जब वो ट्रिपल की बात बोल देगा या किसी और रेंज की बात कर देगा तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है वो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। यहां तक क्लियर है? समझ आ रहा है?